गर्मियों के लिए ऐसे बड़े बंगले मिलना आम लोगों के लिए बहुत कम ही होता है, जैसे हमें मिला। एक पुराना खानदानी बंगला। मैं तो इसे भूतिया घर भी कह सकती हूँ, लेकिन ये सोच थोड़ा ज्यादा फिल्मी हो जाएगी। फिर भी मैं पूरे यकीन से कह सकती हूँ कि इस घर में कुछ अजीब है। वरना इतना सस्ता क्यों मिल रहा है और इतने सालों से खाली क्यों पड़ा है। जॉन तो मेरी बात पर हंसता है, पर शादी में ये सब झेलना ही पड़ता है। जॉन बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है। उसे विश्वास जैसी बातों से चिढ़ है, अंधविश्वास से तो और भी ज्यादा। और जो चीजें दिखे या नापी तौली ना जा सकें, उन पर तो सीधा हंसी उड़ाता है। जॉन डॉक्टर है और शायद ये बात मैं किसी को नहीं कह सकती, लेकिन इस कागज पर लिखकर मन हल्का हो रहा है। और शायद यही वजह है कि मेरी तबीयत जल्दी नहीं सुधर रही। उसे लगता ही नहीं कि मैं बीमार हूं। अब बताओ कोई क्या करे। अगर कोई बड़ा डॉक्टर और ऊपर से खुद का पति सबको कहे कि बस हल्की सी टेंशन है, नर्वसनेस है, तो कौन मानेगा कि कुछ सीरियस है। मेरा भाई भी डॉक्टर है और वो भी वही कहता है। तो मैं दवाइयां खाती हूं, फॉस्फेट या फॉस्फाइट जो भी हो। टॉनिक लेती हूँ, घूमने जाती हूँ, ताज़ा हवा लेती हूँ, और मुझे बिल्कुल मना है कोई काम करने से जब तक ठीक न हो जाऊं। पर सच कहूं तो मुझे इनकी बातों से बिल्कुल सहमति नहीं होती। मुझे लगता है कि थोड़ा मनपसंद काम, कुछ एक्साइटमेंट और बदलाव मुझे अच्छा महसूस करवा सकते हैं, पर कर क्या सकते हैं। मैंने छुप छुप कर थोड़ी बहुत लिखाई भी की, लेकिन वो भी बहुत थका देती है। इतनी चोरी छुपे करनी पड़ती है, वरना सब रोक देते हैं। कभी कभी सोचती हूँ अगर मुझे थोड़ी आज़ादी, थोड़े लोग, थोड़ी चहल पहल मिलती। लेकिन जॉन कहता है कि मेरी हालत में सबसे गलत चीज़ है अपने हालात के बारे में सोचना। और सच बताऊं, सोचने से हालत और भी खराब लगती है। तो छोड़ो, घर के बारे में बात करते हैं। कितना खूबसूरत है, बिल्कुल अकेला, सड़क से दूर, गांव से करीब 3 मील दूर, जैसे इंग्लैंड वाले बंगलों की कहानियों में पढ़ते हैं। चारों तरफ हेज, दीवारें, गेट्स जो लॉक होते हैं, और माली और नौकरों के लिए अलग अलग छोटे घर। एक शानदार गार्डन भी है। मैंने ऐसा गार्डन कभी नहीं देखा। बड़ा, छायादार, रास्तों के किनारे बॉक्स प्लांट्स और लंबे अंगूरों की छाया वाली झोपड़ियां जिनमें बैठने की जगह है। ग्रीन हाउस भी थे, लेकिन अब टूटे हुए हैं। शायद कोई लीगल प्रॉब्लम थी वारिसों को लेकर। खैर, ये जगह सालों से खाली पड़ी है। इससे मेरी भूतिया थ्योरी थोड़ी कमजोर लगती है, पर मुझे फर्क नहीं पड़ता। घर में कुछ तो अलग है, मुझे महसूस होता है। एक रात चांदनी में मैंने जॉन से भी कहा, लेकिन उसने कहा मुझे ठंडी हवा लग रही है और खिड़की बंद कर दी। कभी कभी मैं बेवजह जॉन से चिढ़ जाती हूँ। पहले तो मैं इतनी सेंसिटिव नहीं थी, शायद ये मेरी नर्वस प्रॉब्लम्स की वजह से है। लेकिन जॉन कहता है कि अगर मैं ऐसी सोचूंगी तो खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाऊंगी। तो मैं बहुत कोशिश करती हूँ खुद को कंट्रोल करने की, कम से कम उसके सामने, और इससे मैं और ज्यादा थक जाती हूँ। मुझे हमारा कमरा बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे नीचे वाला कमरा चाहिए था, जिसमें पियाजा खुलता था। खिड़कियों पर गुलाब थे और प्यारे पुराने कॉटन प्रिंटेड पर्दे लगे थे। लेकिन जॉन ने साफ मना कर दिया। उसने कहा वहां सिर्फ एक खिड़की है, 2 बेड नहीं आएंगे, और अगर वो अलग कमरे में जाएगा तो पास में कोई रूम नहीं है। वो बहुत ध्यान रखता है, बहुत प्यार करता है, और मुझे बिना पूछे कुछ भी करने नहीं देता। हर घंटे के हिसाब से मेरी दवाई और रूटीन तय है। वो सारा ध्यान खुद रखता है, और मुझे बुरा लगता है कि मैं इसकी कद्र नहीं कर पाती। उसने कहा हम यहाँ सिर्फ मेरी वजह से आए हैं, ताकि मैं पूरी तरह आराम कर सकूं और जितनी हवा चाहिए उतनी ले सकूं।
तुम्हारी एक्सरसाइज तुम्हारी ताकत पर डिपेंड करती है डार्लिंग, उसने कहा, और खाना तुम्हारी भूख पर, लेकिन हवा तो हर वक्त ले सकती हो। तो हम ऊपर वाला कमरा ले आए जो पहले नर्सरी था। वो बहुत बड़ा खुला कमरा है, पूरा 1 फ्लोर, जिसमें हर दिशा में खिड़कियां हैं और भरपूर हवा और धूप है। शायद पहले बच्चों की नर्सरी, फिर प्लेग्राउंड और जिम था, क्योंकि खिड़कियों में ग्रिल है और दीवारों में झूले और रॉड्स जैसी चीजें लगी हैं। पेंट और वॉलपेपर का हाल ऐसा है जैसे किसी स्कूल के लड़कों ने इस्तेमाल किया हो। वॉलपेपर जगह जगह से उखड़ा हुआ है। मेरे बेड के पास जितना मैं हाथ पहुंचा सकूं वहां तक, और कमरे की दूसरी तरफ नीचे तक। इतना खराब वॉलपेपर मैंने कभी नहीं देखा। ऐसा डिजाइन जैसे आंखों में चुभ जाए, और हर तरह की आर्ट की गलतियां उसमें भरी पड़ी थी। ये वॉलपेपर इतना बोरिंग है कि आंखें तक थक जाएं, और इतना अजीब भी कि ध्यान वहीं अटक जाता है। समझ ही नहीं आता क्या देख रहे हैं। जब इसके टेढ़े मेढ़े डिजाइन को थोड़ा फॉलो करो तो अचानक ऐसे घूमते हैं जैसे खुद ही खत्म हो जाए, बिल्कुल ही उलझे हुए और बेकार से। इसका कलर भी बहुत अजीब और गंदा सा है, जैसे धूप में धीरे धीरे बुझता हुआ गंदा पीला रंग। कुछ जगहों पर तो ये सुस्त सा ऑरेंज दिखता है, और कहीं कहीं हल्का बीमार सा सल्फर कलर। बिल्कुल समझ आता है कि बच्चों को ये क्यों पसंद नहीं आया। अगर मुझे ज्यादा दिन इस कमरे में रहना पड़े तो मुझे भी बर्दाश्त नहीं होगा। लो, जॉन आ गया। अब ये सब छुपाना पड़ेगा। उसे मेरी लिखाई बिल्कुल पसंद नहीं। हमें यहाँ 2 हफ्ते हो गए हैं, और तब से अब तक लिखने का मन नहीं हुआ। बस पहले दिन थोड़ा लिखा था। मैं अभी खिड़की के पास बैठी हूँ, इसी बेकार से नर्सरी रूम में, और लिखने से रोकने वाली बस एक चीज़ है, मेरी खुद की कमजोरी। जॉन पूरे दिन बाहर रहता है, और कुछ रातों को भी, जब उसके पेशेंट्स की हालत ज़्यादा सीरियस होती है। अच्छा है कि मेरी हालत सीरियस नहीं है, लेकिन ये नर्वस प्रॉब्लम्स बहुत ही परेशान करने वाली होती हैं। जॉन को नहीं पता कि मैं अंदर से कितनी तकलीफ में हूँ। उसे लगता है कि तकलीफ की कोई वजह नहीं है, और उसे इतना ही जानना काफ़ी लगता है। हाँ, मानती हूँ कि ये सिर्फ नर्वसनेस है, लेकिन जब कुछ काम नहीं कर पाती तो बहुत बुरा लगता है। मैं जॉन की मदद करना चाहती थी, उसके लिए सुकून और आराम बनना चाहती थी, और अब खुद ही बोझ बन गई हूँ। कोई यकीन नहीं करेगा कि जो थोड़ा बहुत मैं करती हूँ, जैसे तैयार होना, लोगों से बात करना, घर का थोड़ा बहुत काम बताना, वो भी कितना भारी लगता है। अच्छा है कि मैरी बच्चे का बहुत अच्छे से ध्यान रखती है। कितना प्यारा बच्चा है। फिर भी मैं उसके पास नहीं रह पाती, क्योंकि वो मुझे और भी नर्वस कर देता है। शायद जॉन कभी नर्वस हुआ ही नहीं होगा। वो तो मेरी इस वॉलपेपर वाली बात पर भी हंसता है। शुरू में उसका प्लान था कि कमरे का वॉलपेपर बदलवा देगा, लेकिन बाद में उसने कहा कि मैं इसे बहुत सीरियस ले रही हूँ, और नर्वस मरीज के लिए सबसे बुरा होता है ऐसी बातों में खो जाना। उसने कहा, अगर वॉलपेपर बदल दिया तो अगली बार भारी बेड बदलवाना चाहोगी, फिर खिड़कियों की ग्रिल, फिर सीढ़ियों के पास का गेट, ये सिलसिला चलता ही रहेगा। तुम जानती हो ये जगह तुम्हारे लिए फायदेमंद है, उसने कहा। और सच में डार्लिंग, मैं सिर्फ 3 महीने के लिए पूरे घर की मरम्मत नहीं करवा सकता। तो फिर चलो नीचे वाले कमरे में ही चले, मैंने कहा। वो कितने अच्छे हैं। तो उसने मुझे अपनी बाहों में भर लिया, मुझे प्यारी सी पागल कहा, और कहा कि अगर मैं कहूँ तो वो बेसमेंट में भी चला जाएगा और उसे सफ़ेद भी करवा देगा। पर वो सही कह रहा था, बेड, खिड़कियाँ और बाकी चीज़ों के बारे में। कमरा बहुत खुला और आरामदायक है, और मैं भी इतनी जिद्दी नहीं हूँ कि सिर्फ अपनी जिद में उसे परेशानी दूँ।
अब तो मैं इस बड़े कमरे को थोड़ा पसंद भी करने लगी हूँ, बस इस बेकार वॉलपेपर को छोड़कर। एक खिड़की से मुझे गार्डन दिखता है, जहाँ वो गहरी छाया वाली झोपड़ियाँ हैं, पुराने जमाने के फैले हुए फूल और घने पेड़ पौधे हैं। दूसरी खिड़की से समंदर और इस स्टेट का एक छोटा सा प्राइवेट घाट दिखता है। वहां तक एक सुंदर सी पेड़ों से घिरी गली जाती है। मुझे अक्सर लगता है जैसे वहां रास्तों और झोपड़ियों में लोग चल रहे हों। लेकिन जॉन ने सख्त कहा है कि मुझे अपनी कल्पना में नहीं खो जाना चाहिए। वो कहता है कि मेरी स्टोरी बनाने की आदत और कल्पना शक्ति मेरी नर्वस हालत में बहुत नुकसान कर सकती है और मुझे अपनी अक्ल से उसे कंट्रोल करना चाहिए। तो मैं कोशिश करती हूँ। कभी कभी लगता है कि अगर मैं थोड़ा लिख पाती तो मन हल्का हो जाता, पर लिखते ही बहुत थक जाती हूँ। सबसे बुरा लगता है कि कोई सलाह देने या साथ देने वाला नहीं है जो मेरे काम को लेकर मुझसे बात करे। जब मैं ठीक हो जाऊंगी तो जॉन कहता है कि कजिन हेनरी और जूलिया को बुला लेंगे काफी समय के लिए। लेकिन अभी तो वो कहता है कि अगर मैं ऐसे जोशीले लोगों के बीच रहूं तो जैसे तकिए में पटाखे भर दिए जाएं। काश मैं जल्दी ठीक हो जाऊं, लेकिन मुझे ये नहीं सोचना चाहिए। इस वॉलपेपर को देखकर तो ऐसा लगता है जैसे उसे पता है कि वो कितना बुरा असर डाल रहा है। एक जगह पैटर्न ऐसे बिखरा है जैसे किसी की गर्दन टूट गई हो और दो गोल गोल आंखें उल्टी घूर रही हों। मुझे इससे सच में गुस्सा आने लगा है, इसकी बेशर्मी पर और इसके कभी न खत्म होने वाले डिजाइन पर। ये ऊपर नीचे और इधर उधर ऐसे रेंगती हैं और वो बेवकूफ बिना पलक झपकाए आंखें हर जगह हैं। एक जगह तो दो हिस्से का पैटर्न ठीक से मिला नहीं है और आंखें ऊपर नीचे एक लाइन में जा रही हैं, एक दूसरी से थोड़ी ऊपर। किसी चीज में इतना एक्सप्रेशन मैंने पहले कभी नहीं देखा और हम सब जानते हैं कि बिना जान की चीजों में भी कितनी जान होती है। जब मैं बच्ची थी तो सादा दीवारें और फर्नीचर मुझे खिलौनों से ज्यादा डर और मजा देते थे। मुझे याद है हमारे पुराने बड़े अलमारी के हैंडल कैसे आंख मारने लगते थे और एक कुर्सी तो हमेशा किसी दोस्त जैसी लगती थी। मुझे लगता था अगर बाकी चीजें ज्यादा डरावनी हो जाए तो मैं उस कुर्सी पर बैठ जाऊं और वहां सुरक्षित रहूं। इस कमरे का फर्नीचर तो बस थोड़ा बेढंगा है, वरना हमने सब नीचे से ही ऊपर लाया है। जब ये कमरा बच्चों के खेलने का होता था तब शायद नर्सरी का सारा सामान हटा दिया गया था और बिल्कुल सही किया। बच्चों ने इस कमरे का जो हाल किया है वैसा मैंने पहले कभी नहीं देखा। जैसा मैंने पहले बताया, वॉलपेपर कई जगह से फटा हुआ है और इतनी जोर से चिपका है जैसे कोई बहुत गहरी दुश्मनी हो। बच्चों ने इसे हटाने में खूब मेहनत की होगी। फर्श पूरी तरह खरोंचों, उखड़े हुए हिस्सों और टुकड़ों से भरा है। दीवार का पलस्तर भी जगह जगह से निकाला गया है और ये बड़ा भारी सा बेड जो हमें कमरे में मिला ऐसा लग रहा है जैसे किसी जंग से गुजरा हो। पर मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस वो वॉलपेपर ही परेशान करता है। लो, जॉन की बहन आ रही है। कितनी प्यारी लड़की है और मेरा कितना ख्याल रखती है। मुझे लिखते हुए उसे नहीं दिखना चाहिए। वो बहुत अच्छी हाउसकीपर है और उसे यही काम सबसे अच्छा लगता है। मुझे सच में लगता है कि वो समझती है कि मेरी बीमारी की वजह मेरी लिखाई है। लेकिन जब वो बाहर होती है तो मैं लिख सकती हूँ और इस खिड़की से उसे दूर से देख सकती हूँ। एक खिड़की रोड की तरफ है, बहुत ही सुंदर, पेड़ों से ढकी घूमती हुई रोड, और दूसरी खिड़की से दूर तक खेत और पेड़ दिखते हैं। बहुत ही खूबसूरत इलाका है।
बड़े बड़े इल्म के पेड़ और मुलायम घास के मैदान। इस वॉलपेपर में एक और अंदरूनी पैटर्न है, थोड़ा अलग शेड में, जो बहुत परेशान करता है, क्योंकि वो सिर्फ कुछ खास रोशनी में दिखता है और तब भी पूरी तरह नहीं। लेकिन जहां वो फीका नहीं हुआ है और जहां धूप सीधी पड़ती है, वहां मुझे एक अजीब सी उलझन भरी बेढंगी सी आकृति दिखती है, जो उस बेवकूफ से डिजाइन के पीछे छुपी लगती है। अरे, बहन सीढ़ियों पर आ रही है। तो अब 4 जुलाई खत्म हो गया, सब लोग जा चुके हैं और मैं बहुत थक चुकी हूं। जॉन को लगा थोड़े लोगों से मिलना मेरे लिए अच्छा रहेगा, तो मम्मी, नेली और बच्चे हफ्ते भर के लिए आ गए थे। मैंने तो कुछ किया ही नहीं, अब तो सब कुछ जेनी संभालती है। फिर भी मुझे थकान हो गई। जॉन कहता है कि अगर मैं जल्दी नहीं सुधरी तो वो मुझे फॉल में वियर मिशेल के पास भेजेगा, लेकिन मैं वहां जाना ही नहीं चाहती। मेरी एक दोस्त एक बार उसके पास गई थी और उसका कहना है कि वो भी जॉन और मेरे भाई जैसा ही है, बस थोड़ा और ज्यादा। और वैसे भी इतना दूर जाना बहुत बड़ा झंझट है। मुझे अब ऐसा लगता है कि किसी भी चीज के लिए हाथ उठाने का मन नहीं करता और मैं बहुत चिड़चिड़ी और दुखी रहने लगी हूं। अब तो बिना वजह रोने लगती हूं और ज्यादातर टाइम रोती रहती हूं। जाहिर है, जब जॉन साथ होता है या कोई और, तब नहीं रोती, लेकिन जब अकेली होती हूं तब रोती हूं। और इन दिनों में ज्यादा अकेली ही रहती हूं। जॉन अक्सर टाउन में बिजी रहता है जब उसके केस सीरियस होते हैं, और जेनी अच्छी है, वो मुझे तब डिस्टर्ब नहीं करती जब मैं अकेला रहना चाहती हूँ। तो मैं थोड़ा गार्डन में टहलती हूँ या उस सुंदर सी गली में जाती हूँ। कभी गुलाबों के नीचे पोर्च पर बैठती हूँ और ज्यादातर ऊपर इस कमरे में लेटी रहती हूँ। अब तो मुझे ये कमरा वॉलपेपर के बावजूद अच्छा लगने लगा है, शायद वॉलपेपर की वजह से ही। ये मेरे दिमाग में बस गया है। मैं इस बड़े और भारी बेड पर लेटी रहती हूँ। ये तो जैसे जमीन में चिपका हुआ है और घंटों उस डिजाइन को फॉलो करती रहती हूँ। यकीन मानो, ये किसी जिम्नास्टिक से कम नहीं। मैं नीचे वाले कोने से शुरू करती हूँ, जहाँ वॉलपेपर थोड़ा ठीक है, और हजारवीं बार सोचती हूँ कि इस बिना मतलब के पैटर्न का कोई अंत निकाल ही लूं। मुझे थोड़ी बहुत डिजाइन की समझ है और मुझे साफ दिखता है कि यह पैटर्न किसी भी नियम पर बना नहीं है। न रेडिएशन, न रिपीटिशन, न सिमेट्री, कुछ भी नहीं। हाँ, पैटर्न दोहराया गया है, लेकिन सिर्फ चौड़ाई में। एक तरफ से देखने पर हर लाइन अलग दिखती है। बेढंगे कर्व्स और डिजाइन ऐसे लगते हैं जैसे कोई बिगड़ा हुआ रोमन आर्ट हो, जो ऊपर नीचे झूलता रहता है। दूसरी तरफ से देखने पर ये एक दूसरे से तिरछे जुड़ जाते हैं और ये अजीब से पैटर्न ऐसी तरंगों में बहते हैं जैसे समुद्र की काई किसी पीछा कर रहे डर की तरह इधर उधर भाग रही हो। पूरा डिजाइन हॉरिजॉन्टल भी चलता है, कम से कम ऐसा लगता है, और मैं थक जाती हूँ ये समझने की कोशिश करते हुए कि आखिर इनका पैटर्न किस दिशा में जा रहा है। उन्होंने एक हॉरिजॉन्टल चौड़ाई को फ्राइज की तरह लगाया है, जिससे और ज्यादा उलझन हो जाती है। कमरे के कोने में पैटर्न थोड़ा सही है, और जब वहां पर हल्की क्रॉस लाइट्स खत्म होती हैं और सूरज सीधा पड़ता है, तो ऐसा लगता है जैसे कुछ रेडिएशन जैसा हो रहा है। ये अजीब से पैटर्न एक सेंटर के चारों तरफ घूमते हैं और बिना रुके चारों ओर भागते हैं। इसका पैटर्न फॉलो करते करते मैं थक जाती हूँ। अब थोड़ा सो लेती हूँ। पता नहीं मैं ये सब क्यों लिख रही हूँ। मुझे लिखने का मन नहीं है, मुझ में ताकत भी नहीं है, और मुझे पता है जॉन को ये सब बेवकूफ़ी लगेगी,
लेकिन मुझे जो महसूस होता है वो किसी न किसी तरीके से निकालना जरूरी लगता है। इससे थोड़ी राहत मिलती है। पर अब लिखना भी राहत से ज्यादा मेहनत लगने लगा है। अब तो आधे टाइम में बस आलसी बनी रहती हूँ और ज्यादातर टाइम लेटी रहती हूँ। जॉन कहता है कि मुझे अपनी ताकत नहीं खोनी चाहिए, इसलिए वो मुझे कॉड लिवर ऑयल, बहुत सारे टॉनिक, बियर, वाइन और रेयर मीट खिलाता है। प्यारा जॉन, वो मुझसे बहुत प्यार करता है और चाहता है कि मैं बीमार न रहूं। मैंने कुछ दिन पहले उससे ठीक से बात करने की कोशिश की। उसे बताया कि मैं कजीन हेनरी और जूलिया के घर कुछ दिन रहना चाहती हूँ, लेकिन उसने कहा कि मैं वहां जाने लायक नहीं हूं और अगर चली भी जाऊं तो वहां टिक नहीं पाऊंगी। मैं खुद भी बात ठीक से नहीं रख पाई क्योंकि बात करते करते रोने लगी थी। अब तो मुझे ठीक से सोचने में भी बहुत मेहनत लगती है। शायद ये मेरी नर्वस कमजोरी की वजह से है। फिर प्यारा जॉन मुझे अपनी बाहों में उठाकर ऊपर ले गया, बेड पर लिटाया और मेरे पास बैठकर मुझे पढ़कर सुनाने लगा जब तक मेरे सिर में दर्द नहीं होने लगा। वो कहता है कि मैं उसकी डार्लिंग हूं, उसकी खुशी हूं और उसके पास बस मैं ही हूं। इसलिए मुझे उसके लिए अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। वो कहता है कि मुझे खुद ही अपनी हिम्मत और कंट्रोल से ठीक होना है और बेवकूफ़ी भरे ख्यालों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। एक सुकून की बात यह है कि बच्चा खुश और ठीक है और उसे इस भद्दे वॉलपेपर वाले नर्सरी में नहीं रहना पड़ता। अगर हम ये कमरा इस्तेमाल न करते तो बेचारे बच्चे को करना पड़ता। कितना अच्छा हुआ ऐसा नहीं हुआ। मैं अपने बच्चे को, जो इतना छोटा और सेंसिटिव है, इस कमरे में कभी नहीं रखती। मैंने पहले कभी नहीं सोचा था, पर अब लगता है कि जॉन का मुझे यहाँ रखना सही था। मैं इस कमरे को बच्चे से बेहतर झेल सकती हूँ। बेशक मैं अब इन सब बातों का जिक्र नहीं करती, अब मैं समझदार हो गई हूँ, लेकिन मैं सब कुछ ध्यान से देखती रहती हूँ। इस वॉलपेपर में कुछ ऐसी बातें हैं जो सिर्फ मुझे पता है और शायद किसी और को कभी नहीं होंगी। उसके बाहरी डिजाइन के पीछे कुछ धुंधली आकृतियां हैं जो हर दिन ज्यादा साफ दिखने लगती हैं। वो हमेशा एक जैसी होती हैं, बस अब उनकी संख्या बढ़ रही है और वो किसी झुकी हुई और रेंगती हुई औरत जैसी लगती है जो उस पैटर्न के पीछे घूम रही है। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं। मैं सोचने लगी हूँ, काश जॉन मुझे यहाँ से ले जाए। जॉन से अपनी हालत पर बात करना बहुत मुश्किल है क्योंकि वो बहुत समझदार है और मुझसे बहुत प्यार करता है, पर मैंने कल रात कोशिश की। चांदनी थी। चांद की रोशनी पूरे कमरे में ऐसे फैल रही थी जैसे दिन में सूरज की पड़ती है। कभी कभी मुझे ये पसंद नहीं आती क्योंकि ये धीरे धीरे फैलती है और हमेशा किसी न किसी खिड़की से अंदर चली आती है। जॉन सोया हुआ था और मैं उसे जगाना नहीं चाहती थी, इसलिए चुपचाप उस वॉलपेपर पर पड़ती चांदनी को देखती रही जब तक मुझे डर नहीं लगने लगा। मुझे लगा जैसे उसके पीछे की हल्की आकृति हिल रही हो, जैसे वो बाहर निकलना चाहती हो। मैं धीरे से उठी और जाकर देखा कि क्या वॉलपेपर सच में हिल रहा है, लेकिन जब लौटी तो जॉन जाग चुका था। क्या हुआ मेरी छोटी सी जान, उसने कहा, ऐसे मत घूमो, ठंड लग जाएगी। मुझे लगा ये बात करने का सही वक्त है, तो मैंने कहा कि मुझे लग रहा है मैं यहाँ ठीक नहीं हो रही और मैं चाहती हूँ कि वो मुझे यहाँ से ले जाए। अरे डार्लिंग, उसने कहा, हमारा कॉन्ट्रैक्ट अब 3 हफ्ते में खत्म हो जाएगा, उससे पहले जाना मुश्किल है। घर की मरम्मत अभी पूरी नहीं हुई और मैं अभी टाउन नहीं छोड़ सकता। अगर तुम किसी खतरे में होती तो जरूर ले जाता, लेकिन तुम सच में बेहतर हो रही हो, चाहे तुम्हें महसूस न हो। मैं डॉक्टर हूँ डार्लिंग,
मुझे पता है। तुम्हारा रंग अच्छा हो रहा है, वजन बढ़ रहा है, भूख भी बेहतर है। अब मैं तुम्हारे लिए कम परेशान रहता हूं। मैंने कहा, मेरा वजन तो जरा भी नहीं बढ़ा, बल्कि कम ही हुआ है, और मेरी भूख शायद शाम को बेहतर लगती है जब तुम पास होते हो, लेकिन सुबह बहुत खराब रहती है। मेरी प्यारी सी जान, उसने कहा और मुझे जोर से गले लगाया। तुम जितनी बीमार रहना चाहो रहो, लेकिन अब चलो थोड़ी नींद ले लें, सुबह बात करेंगे। और क्या तुम हमें यहां से नहीं ले जाओगे जॉन? मैंने उदास होकर पूछा। कैसे जाऊं डार्लिंग, बस 3 हफ्ते की बात है। उसके बाद हम कुछ दिन की प्यारी सी ट्रिप पर जाएंगे, जब जेनी घर तैयार कर रही होगी। सच में तुम अब बेहतर हो, शायद शरीर से बेहतर हो, मैंने कहना शुरू किया, लेकिन रुक गई क्योंकि वो सीधा बैठ गया और मुझे ऐसे सख्त नज़रों से देखा कि मैं कुछ बोल नहीं पाई। मेरी जान, उसने कहा, मैं तुमसे विनती करता हूँ, मेरी खातिर, हमारे बच्चे की खातिर और तुम्हारी अपनी खातिर, कि तुम ऐसे ख्यालों को अपने मन में कभी मत आने दो। ये सब गलत और खतरनाक बातें हैं। मुझ पर भरोसा करो, मैं डॉक्टर हूं। तो जाहिर है मैंने कुछ और नहीं कहा और हम थोड़ी देर में सो गए। उसे लगा मैं पहले सो गई, लेकिन मैं जाग रही थी। कई घंटों तक ये सोचती रही कि वो आगे का पैटर्न और पीछे का पैटर्न सच में साथ हिलते हैं या अलग अलग। इस पैटर्न को दिन की रोशनी में देखो तो इसमें कोई सीक्वेंस नहीं है, कोई नियम नहीं है, और ये बात एक नॉर्मल दिमाग को हमेशा परेशान करती है। इसका रंग बहुत ही खराब है, भरोसे लायक नहीं और गुस्सा दिलाने वाला है, लेकिन इसका पैटर्न तो एक तरह की यातना जैसा है। तुम सोचते हो कि इसे समझ लिया है, पर जैसे ही ध्यान से देखो ये सब उल्टा पुल्टा हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे कोई चीज तुम्हारे मुंह पर मार दे, तुम्हें गिरा दे और कुचल दे। बिल्कुल बुरे सपने जैसा लगता है। बाहर वाला पैटर्न बहुत ही अजीब सा है, जैसे कोई फंगस उगाया हो। अगर तुम सोचो कि बहुत सारे टोड स्टूल एक साथ जुड़े हों, लगातार उग रहे हों और मरोड़ खा रहे हों, तो वही इस जैसा है। कभी कभी ऐसा ही लगता है। इस वॉलपेपर की एक खास बात है जो सिर्फ मुझे दिखती है, किसी और को नहीं, और वो ये कि जैसे जैसे रोशनी बदलती है ये भी बदल जाता है। जब सूरज की रोशनी पूरब वाली खिड़की से अंदर आती है, मैं हमेशा उस पहली सीधी किरण का इंतजार करती हूँ, तो ये इतना जल्दी बदल जाता है कि यकीन करना मुश्किल होता है। शायद इसलिए मैं इसे हमेशा देखती रहती हूँ। रात में जब चांदनी होती है और चांद की रोशनी पूरी रात अंदर आती रहती है, तब तो ये बिल्कुल अलग दिखता है, जैसे ये वही वॉलपेपर ही न हो। रात में किसी भी रोशनी में, चाहे दुधलके में हो, मोमबत्ती की रोशनी में या लैंप लाइट में, और सबसे बुरा चांदनी में, ये दीवार पर बार्स जैसा दिखता है और उसके पीछे एक औरत साफ दिखती है। मुझे बहुत वक्त लगा ये समझने में कि पीछे जो चीज दिखती है वो क्या है। वो धुंधली सी परछाई, लेकिन अब मुझे पूरा यकीन है कि वो एक औरत है। दिन में वो शांत रहती है, शायद वो पैटर्न ही उसे रोक कर रखता है। वो बहुत उलझा हुआ है, शायद इसलिए वो भी चुप रहती है। वो मुझे भी घंटों चुप रख देता है। अब मैं ज्यादातर लेटी ही रहती हूँ। जॉन कहता है कि ये मेरे लिए अच्छा है और जितना हो सके सोना चाहिए। वो तो ये आदत ही डाल गया, हर खाने के बाद मुझे 1 घंटे लेटने को कहकर। लेकिन मुझे अब लगता है ये बहुत खराब आदत है, क्योंकि मैं असल में सोती ही नहीं हूं। और अब मैंने झूठ बोलना भी सीख लिया है, क्योंकि मैं उन्हें नहीं बताती कि मैं जाग रही हूं। ओह नहीं, सच कहूं तो मुझे जॉन से थोड़ा डर लगने लगा है। वो कभी कभी बहुत अजीब लगता है, और यहाँ तक कि जेनी के चेहरे पर भी कुछ
अनजाना सा भाव दिखता है। कभी कभी मुझे लगता है, बस एक साइंटिफिक सोच के तौर पर, कि शायद ये सब उस वॉलपेपर की वजह से है। मैंने जॉन को कई बार तब देखा है जब उसे पता नहीं था कि मैं देख रही हूं। मैं अचानक किसी बहाने कमरे में आ जाती हूं और कई बार मैंने उसे वॉलपेपर को देखते हुए पकड़ा है, और जेनी को भी। एक बार मैंने उसे हाथ लगाते हुए पकड़ लिया था। उसे पता नहीं था कि मैं कमरे में हूं, और जब मैंने बहुत धीरे धीरे और शांत आवाज में पूछा कि वो वॉलपेपर के साथ क्या कर रही है, तो वो ऐसे पलटी जैसे चोरी करते पकड़ी गई हो। फिर वो गुस्सा हुई और बोली कि मैंने उसे डराया क्यों। फिर उसने कहा कि ये वॉलपेपर हर चीज पर दाग छोड़ता है। उसे मेरे और जॉन के कपड़ों पर पीले निशान मिले हैं, और बोली कि हमें थोड़ा सावधान रहना चाहिए। कितनी मासूम लग रही थी, है ना? लेकिन मुझे पता है वो उस पैटर्न को देख रही थी, और अब मैंने ठान लिया है कि उसे सिर्फ मैं ही समझूंगी, कोई और नहीं। अब जिंदगी पहले से कहीं ज्यादा रोमांचक लगती है। अब मेरे पास कुछ है जिसे मैं देख सकूं, समझ सकूं, इंतजार कर सकूं। सच कहूं तो मैं अब पहले से बेहतर खा रही हूं और ज्यादा शांत भी हूं। जॉन मुझे ऐसे सुधरते देख बहुत खुश है। कुछ दिन पहले वो हंसते हुए बोला कि मैं तो अपने वॉलपेपर के बावजूद खिल उठी हूं। मैंने भी हंसकर बात टाल दी। मैं उसे बताना नहीं चाहती थी ये सब वॉलपेपर की वजह से है। वो मजाक उड़ाएगा, शायद मुझे यहां से ले भी जाए। मैं अभी नहीं जाना चाहती जब तक सब कुछ समझ न लूं। अब बस 1 हफ्ता बाकी है, और मुझे लगता है इतना वक्त काफी होगा। अब मैं खुद को पहले से बहुत बेहतर महसूस कर रही हूं। मैं रात में ज्यादा नहीं सोती, क्योंकि सब देखना बहुत दिलचस्प होता है, लेकिन दिन में काफी सो लेती हूं। दिन में ये वॉलपेपर बहुत थकाने वाला और उलझन भरा लगता है। हर दिन उस फंगस जैसी चीज पर नए उभार दिखते हैं, और हर तरफ नए नए पीले शेड फैल जाते हैं। मैंने गिनने की बहुत कोशिश की, पर नहीं गिन पाई। ये सबसे अजीब पीला रंग है जो मैंने कभी देखा। ये मुझे हर उस पीली चीज की याद दिलाता है जो मैंने देखी है, पर सुंदर नहीं, जैसे बटर कप्स, बल्कि गंदी, सड़ी, बुरी चीजें। लेकिन इस वॉलपेपर की एक और बात है, इसकी स्मेल। मैंने पहली बार कमरे में आते ही नोटिस किया था, पर तब धूप और हवा थी, इसलिए ज्यादा खराब नहीं लगा। अब हफ्ते भर से धुंध और बारिश है, और खिड़कियां खुली हो या बंद, स्मेल हर वक्त रहती है। वो पूरे घर में फैल जाती है। मुझे वो डाइनिंग रूम में महसूस होती है, पार्लर में छुपी रहती है, हॉल में छिपकर बैठी रहती है, सीढ़ियों पर मेरा इंतजार करती है। वो मेरे बालों तक में बस गई है, यहाँ तक कि जब मैं बाहर घूमने जाती हूँ और अचानक सिर घुमाती हूँ, तो वही स्मेल फिर से आ जाती है। ये कितनी अजीब गंध है। मैंने घंटों कोशिश की ये समझने की कि आखिर ये किस चीज जैसी महक है। शुरू में ये बुरी नहीं लगती, बहुत हल्की होती है, लेकिन बहुत ही गहरी और टिकाऊ है। इस नव मौसम में तो ये बहुत भयानक लगती है। रात में मैं जाग जाती हूँ और लगता है वो गंध मेरे ऊपर झूल रही है। पहले तो ये मुझे बहुत परेशान करती थी। मैंने तो ये तक सोच लिया था कि इस स्मेल से छुटकारा पाने के लिए घर ही जला दूं। लेकिन अब मैं इसकी आदी हो गई हूं। अब तो मुझे लगता है कि इसकी गंध उसी वॉलपेपर के रंग जैसी है, एक पीली गंध। दीवार के नीचे मोप बोर्ड के पास एक बहुत अजीब निशान है, एक लाइन जैसी जो पूरे कमरे के चारों ओर जाती है। वो हर फर्नीचर के पीछे जाती है सिवाय बेड के। वो लंबी, सीधी और बराबर सी है,
जैसे किसी ने उसे बार बार रगड़ा हो। मुझे समझ नहीं आता कि ये किसने किया और क्यों किया। बार बार गोल गोल घूमती है, घूमती ही जाती है। देखकर सिर चकरा जाता है। लेकिन अब मैंने सच में कुछ खोज लिया है। रातों में इतने दिनों तक देखते देखते जब सब कुछ बदलता रहता है, आखिर मैंने समझ लिया। वो आगे वाला पैटर्न सच में हिलता है, और इसमें हैरानी भी क्या, पीछे वाली औरत उसे हिलाती है। कभी लगता है वहां बहुत सारी औरतें हैं, और कभी लगता है सिर्फ एक ही है, जो कमरे में तेजी से रेंगती है, और उसकी हरकत से पूरा वॉलपेपर हिलता है। जहां ज्यादा रोशनी होती है वहां वो रुक जाती है, और जहां अंधेरा होता है वहां वो बार्स को पकड़कर जोर से हिलाती है। वो हमेशा बाहर निकलने की कोशिश करती रहती है, लेकिन कोई भी उस पैटर्न से निकल नहीं सकता। वो गला घोंट देता है। शायद इसलिए उसमें इतने सिर बने हैं। वो औरतें निकलने की कोशिश करती हैं, लेकिन पैटर्न उन्हें जकड़ लेता है, उल्टा कर देता है, और उनकी आंखें सफेद हो जाती हैं। अगर उन सिरों को ढका या हटा दिया जाए तो इतना बुरा नहीं लगेगा। मुझे लगता है वो औरत दिन में बाहर निकल आती है, और मैं तुम्हें बताऊं क्यों? क्योंकि मैंने उसे देखा है। मैं उसे अपनी हर खिड़की से देख सकती हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि वो वही औरत है, क्योंकि वो हमेशा रेंगती रहती है, और कोई औरत दिन के उजाले में ऐसे नहीं रेंगती। मैंने उसे पेड़ों के नीचे वाली लंबी सड़क पर देखा है, धीरे धीरे चलते हुए, और जब कोई गाड़ी आती है तो वो ब्लैकबेरी की बेलों के नीचे छिप जाती है। मुझे उस पर जरा भी गुस्सा नहीं आता। दिन के उजाले में रेंगते हुए पकड़ा जाना बहुत शर्म की बात होगी। मैं भी जब दिन में रेंगती हूँ तो दरवाजा लॉक कर देती हूँ। रात में ऐसा नहीं कर सकती, वरना जॉन को शक हो जाएगा। और अब जॉन बहुत अजीब हो गया है। मैं उसे परेशान नहीं करना चाहती। काश वो कोई और कमरा ले लेता। वैसे भी मैं नहीं चाहती कि रात में कोई और उस औरत को बाहर निकाले, सिवाय मेरे। कभी कभी सोचती हूँ काश मैं उसे एक साथ सब खिड़कियों से देख पाती, पर चाहे कितनी भी जल्दी सिर घुमाऊं, एक वक्त में सिर्फ एक ही तरफ देख पाती हूँ। और भले ही मैं उसे हमेशा देखती हूँ, लेकिन शायद वो मुझसे भी तेज रेंगती है। कभी कभी मैंने उसे दूर खुले मैदानों में देखा है, इतनी तेज रफ्तार से रेंगते हुए जैसे तेज हवा में बादलों की परछाई हो। काश वो ऊपर वाला पैटर्न हटाया जा सके। वो नीचे वाले को ढक रहा है। मैं अब धीरे धीरे कोशिश करने वाली हूँ। मैंने एक और अजीब चीज भी समझी है, लेकिन अभी नहीं बताऊंगी। लोगों पर ज्यादा भरोसा करना ठीक नहीं होगा। अब बस 2 दिन बचे हैं ये वॉलपेपर पूरी तरह हटाने के लिए, और मुझे लगता है जॉन को अब कुछ शक होने लगा है। उसकी आंखों में मुझे कुछ अलग दिखता है। मैंने उसे जेनी से मेरे बारे में बहुत से सवाल पूछते सुना। जेनी ने बहुत अच्छी रिपोर्ट दी। उसने कहा कि मैं दिन में बहुत सोती हूँ। जॉन जानता है कि मैं रात में ठीक से नहीं सोती, भले ही मैं चुप रहती हूँ। उसने मुझसे भी तरह तरह के सवाल किए, और ऐसे दिखा जैसे बहुत प्यार और फिक्र कर रहा हो। जैसे मुझे समझ नहीं आता, फिर भी मैं हैरान नहीं हूं। आखिर उसने 3 महीने इसी वॉलपेपर के नीचे सोया है। मुझे तो यह बस दिलचस्प लगता है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि जॉन और जेनी भी अब इसके असर में हैं। वाह, आज आखिरी दिन है और ये काफी है। जॉन आज रात शहर में रहेगा और शाम तक वापस नहीं आएगा। जेनी ने कहा कि वो मेरे साथ सोएगी। चालाक लड़की।
पर मैंने कहा कि मैं अकेले ज्यादा आराम कर पाऊंगी। ये बात सही साबित हुई, क्योंकि मैं असल में अकेली तो थी ही नहीं। जैसे ही चांदनी आई और वो बेचारी औरत रेंगने और पैटर्न को हिलाने लगी, मैं उठी और उसकी मदद करने दौड़ी। मैंने खींचा और उसने हिलाया, मैंने हिलाया और उसने खींचा, और सुबह तक हमने वॉलपेपर की कई परतें उखाड़ दी। इतना हिस्सा जितना मेरी ऊंचाई का है और कमरे का आधा हिस्सा। और जब सूरज आया और वो डरावना पैटर्न मुझ पर हंसने लगा, तो मैंने ठान लिया कि आज इसे पूरी तरह खत्म कर दूंगी। कल हम यहाँ से जा रहे हैं और वो लोग मेरा सारा फर्नीचर फिर से नीचे ले जा रहे हैं ताकि सब पहले जैसा हो जाए। जेनी दीवार को देखकर हैरान रह गई, लेकिन मैंने हंसते हुए कहा कि मैंने ये सब उस गंदी चीज से बदला लेने के लिए किया। वो हंसने लगी और बोली कि उसे भी इससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मुझे थकना नहीं चाहिए। उस वक्त वो खुद को पकड़वा बैठी, पर अब मैं यही हूं और इस वॉलपेपर को मेरे अलावा कोई नहीं छुएगा जब तक मैं जिंदा हूं। वो मुझे कमरे से बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी। बहुत साफ झलक रहा था, लेकिन मैंने कहा कि अब कमरा कितना शांत, खाली और साफ है। मैं फिर से लेटकर थोड़ा सोना चाहती हूँ। मैंने उससे कहा कि मुझे डिनर के लिए भी मत जगाना, जब उठूंगी तो खुद बुला लूंगी। अब वो चली गई है, नौकर चाकर भी चले गए हैं और सारा सामान भी नीचे ले जाया गया है। अब कमरे में बस वही बड़ा सा बेड स्टेड बचा है जो फर्श में कीलों से जड़ा हुआ है, और उस पर वही कैनवस वाला गद्दा पड़ा है। आज रात हम नीचे वाले कमरे में सोएंगे और कल बोट से घर जाएंगे। मुझे अब ये कमरा अच्छा लग रहा है, अब जब ये फिर से खाली हो गया है। बच्चों ने यहाँ कितनी तोड़ फोड़ की थी। ये बेड तो जैसे कुतरा हुआ है, पर अब मुझे काम करना है। मैंने दरवाजा लॉक कर लिया है और चाबी नीचे वाले रास्ते में फेंक दी है। मुझे न बाहर जाना है न किसी को अंदर आने देना है जब तक जॉन नहीं आता। मैं उसे हैरान करना चाहती हूँ। मेरे पास यहाँ ऊपर एक रस्सी है जिसे जेनी तक नहीं ढूंढ पाई। अगर वो औरत बाहर निकल भी आई और भागने की कोशिश की तो मैं उसे बांध दूंगी, लेकिन मैं भूल गई कि मेरे पास खड़े होने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए मैं दूर तक नहीं पहुंच पाऊंगी। ये बेड हिलता ही नहीं। मैंने उसे उठाने और धकेलने की बहुत कोशिश की, जब तक कि मेरे पैर दुखने नहीं लगे। फिर गुस्से में मैंने उसके कोने का थोड़ा हिस्सा दांत से काट लिया, पर दांत में दर्द हो गया। फिर मैंने जितना वॉलपेपर फर्श से खड़े होकर निकाल सकती थी उतना उखाड़ दिया। यह बहुत चिपकता है और लगता है जैसे पैटर्न खुद इसका मजा ले रहा हो। वो सब गला घुटे सिर, फूली आंखें और हिलती डुलती फंगस जैसी आकृतियां जैसे मुझ पर हंस रही हों। अब मैं इतने गुस्से में हूं कि कुछ भी कर सकती हूँ। खिड़की से कूद जाना बहुत अच्छा एक्सरसाइज होता, लेकिन वो बाहर से इतने मजबूत हैं कि कोशिश भी नहीं कर सकती। वैसे भी मैं ऐसा नहीं करूंगी, बिल्कुल नहीं। मुझे अच्छी तरह पता है कि ऐसा करना गलत होगा और लोग उसका गलत मतलब निकालेंगे। अब तो मुझे खिड़की से बाहर देखना भी पसंद नहीं। वो बहुत सारी रेंगती औरतें हैं और इतनी तेज रेंगती हैं। कभी कभी सोचती हूँ क्या वो सब भी उसी वॉलपेपर से बाहर निकली हैं जैसे मैं निकली, लेकिन अब मैं अपनी रस्सी से अच्छे से बंधी हूँ। मुझे तो कोई बाहर सड़क पर भी नहीं ले जा पाएगा। शायद रात होते ही मुझे फिर से उस पैटर्न के पीछे जाना पड़ेगा और वो मुश्किल है। इस बड़े कमरे में आज़ादी से रेंगना बहुत अच्छा लगता है। मुझे बाहर नहीं जाना, नहीं जाऊंगी, चाहे जेनी कहे भी तब भी। बाहर तो जमीन पर रेंगना पड़ता है और वहां सब कुछ हरा है, पीला नहीं। लेकिन यहाँ
मैं फर्श पर आसानी से रेंग सकती हूँ और मेरा कंधा उस दीवार के गोल निशान में बिल्कुल फिट होता है, जिससे मैं रास्ता नहीं भूलती। अरे वो रहा जॉन दरवाजे पर। कोई फायदा नहीं, जवान आदमी, तुम दरवाजा नहीं खोल पाओगे। कैसे जोर जोर से पुकार रहा है और दरवाजा पीट रहा है। अब तो वो कुल्हाड़ी के लिए चिल्ला रहा है। कितनी शर्म की बात होगी अगर वो ये सुंदर दरवाजा तोड़ दे। प्यारे जॉन, मैंने बहुत नरम आवाज में कहा। चाबी नीचे सीढ़ियों के पास प्लेंटेन के पत्ते के नीचे है। वो कुछ पल के लिए चुप हो गया, फिर बहुत शांत आवाज में बोला, डार्लिंग, दरवाजा खोलो। मैं नहीं खोल सकती, मैंने कहा। चाबी नीचे दरवाजे के पास प्लेंटेन के पत्ते के नीचे है। मैंने ये बात बार बार बहुत धीरे और नरमी से कहा, इतनी बार कि उसे जाना ही पड़ा। उसने चाबी ढूंढ ली और अंदर आ गया। वो दरवाजे पर ही रुक गया। क्या हुआ? उसने चिल्लाकर कहा, भगवान के लिए तुम क्या कर रही हो? मैं वैसे ही रेंगती रही, लेकिन कंधे के ऊपर से उसकी तरफ देखा। मैं आखिर बाहर आ गई। मैंने कहा, तुम्हारे और जेनी के बावजूद, और मैंने ज्यादातर वॉलपेपर उतार दिया है ताकि तुम मुझे फिर से अंदर न डाल सको। अब बताओ, उस आदमी को बेहोश क्यों होना पड़ा? लेकिन वो हुआ और दीवार के पास मेरे रास्ते में ही गिर गया। तो अब मुझे हर बार रेंगते हुए उसके ऊपर से गुजरना पड़ता है।